Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about investment models. Indian Economy book series का ये 22nd chapter है. So let's get started. क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? Topic to be covered. We'll start with introduction. समझेंगे investment क्या होता है, किस टाइप के investments होते हैं, saving और investment के बीच में क्या connection है, saving rate और economic growth किस तरीके से impact करता है saving economic growth को वो समझेंगे, factors affecting investment, क्लासिफिकेशन जो मॉडल्स हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे हम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डिटेल में समझेंगे, उन पीपीपी के अंडर अलग अलग मॉडल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो कैसे रिफॉर्म्स आए हैं उसमें अभी तक उनके बारे में बात करेंगे, क्यों आए हैं रिफॉर्म, क्या प्रॉब्लम्स थी, प्लस एयरपोर्ट्स और पीपीपी मॉडल को डिस्कस करेंगे, स्विस चैलेंज मेथड और इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? बाय डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये जब आप पैसे से कोई असेट खरीदते हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न या फिर प्रॉफिट देती है, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. सो अगर आपने कुछ खरीदा, चाहे फिर वो एक फैक्ट्री हो गई, आपने कहीं पे भी पैसा लगाया, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, किसी मशीन को खरीदा जो आपको फ्यूचर में कुछ बना के देगी, ऑल ऑफ दैट, एनी असेट जो आपको पैसा कमा के दे उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट इकोनॉमी विद सरप्लस रिटर्न. बेसिकली आपके पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा आता है उसको वापस से इन्वेस्ट करने से एक इकोनॉमी में और ज़्यादा ग्रोथ होती है. अ कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है कि वो देश अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है गुड्स और सर्विस का. ठीक है, मतलब बिना जो इन्वेस्टमेंट अभी तक हो गया उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है. देश की इकोनॉमी बढ़ती है जब उन पैसों में से बचने वाला सरप्लस जो होता है वो वापस इन्वेस्ट होकर और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है. दैट्स बेसिकली लाइक, अगर आप बोल सकते हो इकोनॉमी इज़ लाइक टायर. तो जो एक्सेलरेशन देता है उस टायर को घूमने के लिए, दैट एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इकोनॉमी में, एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इन्वेस्टमेंट से गरीबी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, माल न्यूट्रिशन कम होता है, बिकॉज एसेंशियली जैसा कि हमने देखा है कि ये जो इकोनॉमी है ये चलती है तो लोगों को नौकरी मिलती है, नौकरी मिलती तो उन्हें पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो उन्हें लाइवलीहुड, एंड देन दे गेट टू बाय स्टफ दैट दे नीड टू लीड अ गुड लाइफ, राइट. सो जितना ये इकोनॉमी का सर्कल चलता रहेगा उतने ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, गरीबी कम होगी, लोगों के पास पैसा होगा कि वो अपने लिए वो चीज़ें खरीद सके जिनकी उन्हें ज़रूरत है, विच इज़ फूड मेजरली. तो दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ों को कम करता है. इफ अ गवर्नमेंट हैज़ इनफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट देन द गवर्नमेंट वुड बी द ओनली प्लेयर इन इट. यूजुअली बेसिकली उनका कहने का ये मतलब है कि अगर सरकार के पास इतना प्लस पैसा हो कि वो इन्वेस्ट कर सके तो क्या होगा, सिर्फ सरकार ही इन्वेस्ट करेगी इन सब चीज़ों में. पर ऐसा नहीं होता है. वी नो कि ज़्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट में रहता है. तो दिस इज़ वाई वी अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट अलॉट. क्योंकि अगर ऐसा होता कि सरकार के पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा होता लगाने के लिए, राइट, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि सरकार ही एक प्लेयर होता है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती जाती, एवरीथिंग वुड हैव बीन हंकी डोरी, राइट. बट ऐसा नहीं है. सो देन हेंस वी आर डिस्कसिंग बिकॉज द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर हमेशा 6.8% फिस्कल डेफिसिट रहता ही है, तो गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती. इसीलिए कई बार गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, इनवाइट करती है कि भाई आप भी आओ और देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? सेविंग क्या होती है? लोग जो काम कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, वो जितना उन्हें चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा उनके पास बचता है, जैसे सरप्लस कहा जाता है, वो कंपनीज़ की और लोगों की सेविंग्स मानी जाती है. तो एक देश में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो या तो प्राइवेट से आता है या पब्लिक से आता है. प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट. अब जो डोमेस्टिक, एक देश में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो या तो डोमेस्टिकली आएगा, मतलब इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स से आएगा, या फिर बाहर से आएगा, विच इज़ व्हाट, देश के बाहर के लोगों के पास जो सेविंग सरप्लस है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में फॉर बेटर रिटर्न्स. यही दो तरीके हैं बेसिकली टू गेट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज इन एनी कंट्री. या तो आप लोगों की सेविंग्स उठा लो, या तो आप बाहर से दूसरे लोगों की सेविंग्स उठा लो,
या तो आप जो है सरप्लस अपना प्रॉफिट डाल दो उसमें। तो अब क्या होता है कि दोनों सेविंग्स लेवल और इन्वेस्टमेंट लेवल, मतलब कि लोग कितना सेव कर रहे हैं और कितना उसमें से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही एक देश की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। 2007-8 में एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा था कि लोगों की इन्वेस्टमेंट कितना वो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमी पे एज कंपेयर टू सेविंग। अगर लोग सेविंग कम भी करते हैं तो भी इम्पैक्ट तो पड़ता है बट नॉट इज मच, लेकिन अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम अर्निंग एंड आई हैव सम मनी, अब वो पैसा जो मेरे अकाउंट में रखा हुआ है, इफ आई एम कीपिंग इट इन माई अकाउंट और इंस्टेड ऑफ आई एम बाइंग गोल्ड एंड कीपिंग इट विथ मी और समथिंग लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के साथ में रिस्क भी आता है। तो अगर मैं शेयर मार्केट में नहीं लगा रही हूँ, मैं कोई इक्विटी नहीं खरीद रही हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंस। मैं अपने पैसे को सेफ रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उसको कहीं पर लगा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट, सो दैट्स स्टिल सेविंग। बट अगर उस पैसे को मैंने कहीं लगाया है, उससे कुछ खरीदा है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो लोग अगर कम सेव कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ता है ऑन इकोनॉमिक, बट लेकिन अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सेविंग होने के बावजूद भी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ओके, दैट्स व्हाट द सर्वे टोल्ड अस, दैट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट को बेसिकली ये आइडिया दिया गया कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि लोग सेव तो करें बट साथ में सेविंग को इन्वेस्ट करें। उसके लिए क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि लोगों की जो सेविंग्स है उसको वो इन्वेस्ट करें, तो आपको लोगों को एक वो देना होगा, ऑलमोस्ट आश्वासन कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो देश की भलाई में जा रहा है और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा और वो थोड़ा सेफ है। क्योंकि अगर बहुत वॉलेटाइल होगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा, तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करना। मतलब कि अगर जैसे कंपैरेटिवली लोग गोल्ड खरीद के रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रियल इस्टेट खरीद के रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन एज कम्पेयर टू पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। रीज़न बीइंग कि एसेट और गोल्ड के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि कितने सालों से वो स्टेबल रहा है, बढ़ता रहा है, इवन स्लो बट स्टिल स्टेबल, एंड इट स्टिल द मनी इज़ इन द हैंड ऑफ द ओनर। एट द एंड ऑफ द डे जो गोल्ड मैंने खरीदा वो मेरे पास ही रहेगा, या जो मैंने घर खरीदा आई हैव इट, राइट, आई कैन सेल इट और वट एवर। मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस गिर जाए, बट हमने जो देखा है पास्ट 20-30 सालों से कि बढ़ ही रहा है, तो एक स्टेबिलिटी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लोग वो प्रेफर करते हैं बजाय के इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा शेयर गिर जाते हैं। अडानी शेयर्स कितनी फटाक से गिरे थे अभी बीच में, कितना नुकसान हुआ था। सो व्हेन वी हियर दिस नो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ, स्पेशली लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, और ऑफकोर्स सब लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, बट स्पेशली पीपल हु हैव हैड अ लिटिल इनसिक्योरिटी, ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, दे वुड नॉट प्रेफर टू डू दैट। तो सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि वो भरोसा दिला सके लोगों को कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू, दैट दे आर डूइंग अ गुड थिंग। सेविंग रेट इज़ बेसिकली कि किस रेट पर किस तरीके से एक कंट्री में लोग सेव कर रहे हैं। अब क्या होता है, सेविंग रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लोग जो सेविंग करते हैं वही वो बैंक में रखते हैं, दैट गिव्स बैंक द मनी विच देन दे गिव आउट फॉर लोन्स, राइट। तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक इवेंचुअली आपका पैसा जो आप सेविंग्स में रखते हो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट ही करती है, राइट। तो बिना सेविंग के ग्रोथ नहीं हो सकती है बिजनेसेस की। तो इसीलिए इट्स लाइक one of the thing that accelerates this system is saving. If people are not keeping the savings in banks and spending every little thing that they earn, the rate at which the economy will grow वो slow हो जाता है। अब इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो था, उनका जो जीडीपी था, जितनी भी कमाई थी, वो ज़्यादातर डोमेस्टिक सेविंग से थी। मतलब लोग जो देश के अंदर कमा रहे थे वही जीडीपी बन रहा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, बाहर से हम ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए उस टाइम पर ग्रोथ अच्छी थी, क्योंकि बाहर से जब पैसा आता है, जब लोग कमाते हैं, तो पैसे के बदले दे आर अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में लगाती है पैसा, तो वो क्या कर रही है, जो प्रॉफिट उससे जनरेट होता है उसका कुछ हिस्सा वो ले जा रही है ना अमेरिका वापस। पहले क्या होता था, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक सेविंग्स थी जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो प्रॉफिट वापस इंडिया में ही चला जाता था। तो इसीलिए उस टाइम पे ग्रोथ रेट अच्छा था। बट लेटर ऑन बेसिकली लोगों का कहना है कि अब जो डिक्लाइन आया है इंडिया में आफ्टर लिबरलाइजेशन, दैट इज़ मेनली बिकॉज कि इंडिया की खुद की सेविंग्स कम हो गई है। फॉरेन से कई सारे फॉरेन पेंशन्स और सोवन वेल्थ फंड्स जो है दूसरी कंट्रीज़ के, वो इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि दे नो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो पैसा कमा सकते हैं। बट उसका एक नेगेटिव ये है कि
जब वो यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं तो प्रॉफिट जो है उसके ऊपर जो कमाया जाता है वो ले जाते हैं अपने देश में, और इंडिया की जो है डोमेस्टिक सेविंग्स वो कम होती जा रही है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, बिजनेस चलाने की ईज़ हो गई है, तो इतना बड़ा आपको अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल है, स्किल लेबर, टेक्नोलॉजी, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा आ गया है, तो इट्स लाइक जस्ट ईजियर टू गेट मनी दैट वे। तो ये सब रीज़न है कि हमने देखा है कि सेविंग रेट कम होने से इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और दोनों ही चीज़ का पड़ता है, ऑफ इंटरनल या डोमेस्टिक सेविंग्स एज वेल एज कि बाहर से एफडीआई अगर आप उठा रहे हो तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं? इनकम, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक, बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, इन द सेंस दैट आप अगर अपना पैसा बैंक में रख रहे हो और उसके बदले बैंक अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रही है, तो मोर पीपल वुड वांट टू कीप द मनी इन द बैंक, राइट, एंड हेंस द बैंक विल हैव मोर मनी। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस वो कुछ रखेगा, बाकी सारा आगे लोन पे दे देगा लोगों को। तो द हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द मोर पीपल विल सेव, द मोर इट विल बी इन्वेस्टेड। ओके, हेंस इट विल अफेक्ट कि उसके बाद क्योंकि उससे अर्न कर रहे हो तो रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सो इट्स लाइक दिस, हायर इनकम मोर सेविंग मोर इन्वेस्टमेंट, हायर रिटर्न्स मोर इनकम। सो दिस इज अ साइकिल। एंड इनिशियली यूजुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि द रीज़न वाई गवर्नमेंट अगर पुश करना चाहती है इस चीज़ को, तो दे ट्राई टू इंक्रीज द इनकम, कि लोगों की इनकम बढ़े, तो ताकि वो ज़्यादा सेव करे। अगर इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो रेट्स को जो है बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो लोग ज़्यादा पैसा कोशिश करते हैं सेव करने का, ज़्यादा पैसा सेव करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, हेंस इनकम बढ़ती है। सो दिस इज़ बेसिकली द साइकिल दैट नीड्स टू बी रनिंग फॉर अ इकोनॉमी टू बी ग्रोइंग, एंड दिस इज़ वेयर गवर्नमेंट कैन इंटरवीन अगर वो इसको पुश देना चाहते हैं तो। और क्या क्या फैक्टर्स हैं एक कंट्री में जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टमेंट को? टैक्स रेट, ठीक है, अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो लोगों के पास कम सेविंग होगी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स उनको सेम चीज़ खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी। पोटेंशियल रिटर्न रेट, अगर इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। कि कितने अफोर्डेबल हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस खोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने पड़ेंगे कि लैंड है, लेबर है कि नहीं है, तभी तो आप कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पे आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आपने फैक्ट्री तो खोल ली पर अगर आपके पास रोड ही नहीं है अपने बनाए हुए सामान को मार्केट तक भेजने के लिए तो क्या करोगे? उसमें अगर आपको फ्रेट का चार्ज इतना ज़्यादा लग रहा है तो फिर प्रॉफिट कहाँ गया? गायब हो गया। एनर्जी अवेलेबिलिटी, अगर बहुत महंगी पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी आपको, या जो भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो सामान बनाने में, बिजनेस खोलने में, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हैंस रिटर्न अच्छा नहीं आएगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी है जो आपको ज़्यादा प्रेशर करती है, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेने देती, सब्सिडीज़ नहीं देती है, कुछ इस तरीके की कोई किसी तरीके का रिलीफ नहीं देती है, जस्ट बिकॉज यू आर लाइक अ ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट बिजनेस और व्हाट, देन यू विल हैव लेस प्रॉफिट। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब क्या? घर से ही पैसा उठा के घर में इन्वेस्ट किया जाता है। उसमें दो टाइप होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब घर और बिजनेस जो है प्राइवेट इंडिया में वहाँ से। उसके बाद अदर देन डोमेस्टिक देर इज फॉरेन। फॉरेन में दो टाइप के होते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। एफडीआई इज बेसिकली जब फॉरेन से कोई आके इंडिया में फिजिकल असेट खरीदता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अगर वो यहाँ पे आके इक्विटी या बॉन्ड्स खरीद रहा है तो वो इट इज़ कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। बेसिकली दिस इज़ मोर डायरेक्ट, दिस इज़ अ लिटिल मोर इनडायरेक्ट, लेकिन इसका कंट्रोल ज़्यादा जाता है। लोग जब एफडीआई करते हैं दूसरे कंट्री में, तो जब इंडिया में कोई एफडीआई कर रहा है तो उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है एज कम्पेयर टू दोज हु हैव पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गए बेसिक मॉडल्स। इसके बाद एक और डिवीजन होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस। सो इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि वो जो डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया हो, ठीक है, इंड्यूस किया है। और ऑटोनोमस मतलब वो फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब यूजुअली जो प्राइवेट सेविंग्स होती है लोगों की,
वो जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में आती है। द रीज़न बीइंग कि ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है लोगों की इनकम और प्रॉफिट लेवल पर। अगर लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, उनका सरप्लस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो दे विल इन्वेस्ट। मतलब कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें और प्रॉफिट होगा, उन्हें अगर इकोनॉमी कुछ इस तरीके की दिख रही है फ्यूचर में कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आगे बढ़ा और बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। वहीं अगर इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लोगों को डर लगने लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट करने पे अभी फ्यूचर में ना मिले, मे बी वी शुड सेव द सेविंग्स विद आवरसेल्फ, हमको अपने बुरे समय के लिए सेविंग्स को अपने पास रखना चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते हैं, अगर उनका प्रेडिक्शन फ्यूचर का अच्छा नहीं है, तो वो कम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए इसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि डिसेप्शन पे बेस्ड है ना, मतलब कि लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं फ्यूचर में होगा उसके बेसिस पे। तो अगर कोई वॉर होने वाली है या बहुत इसीलिए पॉलिटिकली स्टेबिलिटी मेंटेन रखना गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो लोगों को फिर डर बैठ जाता है। और अगर लोगों को डर होता है अपने फ्यूचर एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वो ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली दैट। एंड देन मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो ज़्यादातर ऑटोनोमस होता है, बिकॉज उसका इनकम पे कोई डिपेंड नहीं करता है। ये वेलफेयर के लिए होता है, ये उन चीज़ों के लिए होता है जैसे मेडिकल हेल्प, डिसेबिलिटी, हेल्पिंग पीपल हु हैव गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, और लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसके बिना वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। ऐसी चीज़ों में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसका इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि हाउ आर पीपल एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर। क्योंकि देखो, फ्यूचर में भले इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार हॉस्पिटल बनाना बंद कर देगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर हैपन्स, the government needs to provide good healthcare service to the people. तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। सो दे आर बेसिकली, दे डोंट क्रिएट एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू इनकम, एंड दे आर एसोसिएटेड विद वेलफेयर। एंड ये यूजुअली जो है ये इंक्रीज़ होते हैं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ये अपने आप उसके कारण से इंक्रीज़ होते हैं। दे डू नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था पीपीपी के बारे में, बिकॉज बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स में इंक्रीजिंगली, वो अब सरकार नहीं इन्वेस्ट करती है सब कुछ। नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, बिकॉज 80 साल हो गए हैं, उसमें जो फर्स्ट 60 ईयर्स थे उसमें हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पब्लिक सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ब्यूरोक्रेटिक काम करना और क्योंकि वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, तो दे डोंट फंक्शन वेरी वेल, लाइक जनरल मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर का इतना अच्छा नहीं है। तो वो प्लस आफ्टर ओपनिंग आर इकोनॉमी, हमारे पास अब बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरीके की बिजनेस की ज़रूरत है वो पब्लिक सेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ढीला काम करता है। देखो सच बात ये है, बहुत ढीला काम चलता है उसमें। एंड अनदर रीज़न कि अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतने सालों से डेफिसिट जो उठाया है बिकॉज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट कंट्री मोस्टली मेड अप ऑफ पुअर पीपल, इट हैज़ काइंड ऑफ ब्रॉट इंडिया टू रिमेन अ वेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री, इवन तो इतना कमाई होती है, इतना बिजनेस है, ऑल दैट, बिकॉज सारा पैसा जो गवर्नमेंट लेती है वो सब्सिडीज़ में बहा देती थी। अब इंडिया इज़ गियरिंग टूवर्ड्स बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पहुँचने के लिए गवर्नमेंट कैन नॉट कीप गिविंग सब्सिडीज़। तो अब यहाँ पे या गवर्नमेंट को अब दूसरी चीज़ों में पैसा लगाना है, राइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टॉकिंग टू हेल्पिंग आर नेबर्स सो दैट दे आर वी आर प्रोटेक्टेड, वी गेट द सिक्योरिटी काउंसिल सीट एंड ऑल ऑफ दैट। वो अब जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ जा रहा है। तो अब पैसा कहाँ से आएगा इन प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि देखो रोड तो बन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो देना ही है लोगों को, पावर देना ही है, इन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देनी है, रोड बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, हाईवेज बन, दीज आर ऑल कैन नॉट स्टॉप, ये तो बनते रहेंगे। तो नाउ द गवर्नमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स पीपीपी मॉडल वेयर दे ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर इनटू दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, सो सेलेंट फीचर्स क्या है इनके? सबसे पहला तो एक लीगल रिलेशनशिप होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट एंटिटी, जिसमें जो रिस्क है वो दोनों के पास होती है। मतलब अभी तक जो भी रिस्क थी, अगर कुछ भी खराब होता था तो उसका भरपाई गवर्नमेंट करता था, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है,
दोनों रिस्क शेयर करते हैं और दोनों इन्वेस्टमेंट ओनरशिप यूजुअली गवर्नमेंट के साथ रहती है, बट कई एरिया में ओनरशिप कुछ समय के लिए प्राइवेट ओनरशिप भी रहती है। बट मेनली थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो कम होता है गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा, और प्लस थोड़ी सी रिस्क जो है जो अभी तक गवर्नमेंट ले रहा था वो थोड़ी सी ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट सेक्टर को। प्लस जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये यूजुअली इन सारी पीपीपी प्रोजेक्ट्स को संभालता है। और इंडिया में इस वक्त कई सारे मेथड्स हैं, मतलब अब ये पार्टनरशिप लीगल एंटिटी है ना, तो लीगल रिलेशनशिप अलग अलग तरीके की हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज ऑल्सो अ लीगल रिलेशनशिप, बट गेटिंग इन टू अ बिजनेस टुगेदर इज ऑल्सो अ लीगल रिलेशनशिप। सो अलग अलग तरीके की लीगल रिलेशनशिप्स हो सकती है, तो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इन डिटेल। सो मेजरली आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो इन मॉडल्स को। एक है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर, कि मतलब कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और सेकंड इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल टाइप, कि कौन चला रहा है। तो इन दो बेसिस पर आप जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप इन दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो। तो विल डिटेल में एक एक के बारे में विल टॉक। ओके, सो विल स्टार्ट विद द बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर। इन्वेस्टमेंट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या होता है कि अब हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर का स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, उनके पास टू डू थिंग्स, उनकी सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, सर्विस डिज़ाइन, ऑपरेशन, लेबर मैनेजमेंट और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा होता है। तो सरकार क्या करती है, इन्वेस्ट करती है पैसा, बट वो ये सब काम के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर लेती है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर, वो ओनरशिप रहता है, लेकिन जो भी चीज़ बनेगी उसकी ओनरशिप एट द एंड ऑफ द डे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो एट द एंड ऑफ द डे सरकार का ही है। लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि मैनेजमेंट बोला है ना, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 2 से 5 साल के लिए वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल है कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिया गया है। टर्न की एक और है, टर्न की इज बेसिकली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्टेड थ्रू बिडिंग। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो ऐसे ही होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर्स को बिड करती है, मतलब बेसिकली बोलती है कि चलो हमें ना इतने किलोमीटर का हाईवे बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसका बिड निकालेगी और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाएगी और कि आप इस पर बताओ कि आप कितने समय में कितने पैसे में ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो जो लोएस्ट बिडर होता है, जो सबसे कम पैसे में अग्री करता है कि मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा, उसको दे दिया जाता है। एंड देन फिक्स रेट पे, फिक्स कॉस्ट पे, टाइम पीरियड में दे दिया जाता है। डिज़ाइन बिल्ड वगैरह जो है फिक्स की जाती है, काम जो है सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक रशियन प्राइवेट कंपनी बना रही है इंडिया में, so this is a good example of such thing. लीज मतलब क्या होता है, लीज इज अ फॉर्म ऑफ रेंट। जैसे हम रेंट पे रहते हैं घर, तो आप हर महीने रेंट देते हो। लीज इज समथिंग सिमिलर, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंट एवरी मंथ एंड हैविंग लाइक सॉर्ट ऑफ एक साल रहना, एक साल में रिन्यू करना पड़ता है आपको, राइट। रेंट लीज जो है वो लंबे समय के लिए होती है। इट्स यूजुअली फॉर 5 years, 10 years, 50 years लाइक दैट, जिसमें आप लीज लेते टाइम एक लमसम अमाउंट करते हो और एक बहुत नॉमिनल अमाउंट हर महीने देते हो, ठीक है। तो लीज को आप तोड़ नहीं सकते, मतलब अगर आप लीज तोड़ोगे तो बहुत पैसा देना पड़ता है। तो इट्स लाइक गिविंग ऑन रेंट पर लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड टेकिंग मनी अप फ्रंट। तो लीजिंग इज ऑल्सो वन फॉर्म, जिसमें क्या होता है, यूजुअली मेंटेनेंस जो होता है, ऑपरेशन और मेंटेन, मतलब बन गई है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। एग्जांपल, जितनी भी कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, जो उन्होंने लीज पे दे दिए हैं प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि इससे क्या होता है, बर्डन कम होता है गवर्नमेंट के ऊपर उन चीज़ों को चलाने का। बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब चलाओ तुम, ताकि वी कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। हमको तुम गवर्नमेंट को एक लमसम अमाउंट दे दो, और जो उसके बाद तुम इस जगह से प्रॉफिट कमाते हो वो प्राइवेट कंपनी का। कंसेशन अग्रीमेंट प्रीटी मच लाइक लीज ओनली, बट इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक राइट्स दे देती है लोगों को और फिक्स पीरियड के लिए। और उसमें क्या होता है कि अल्टीमेट ओनरशिप जो होती है प्रॉपर्टी की, वो तो गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन उस पर जो काम हो रहा होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्किंग एरिया है, अब सर गवर्नमेंट के पास एक एरिया है, ठीक है, एक लैंड है, अब वहाँ पे पार्किंग की रिक्वायरमेंट्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी कि ये लैंड है, लैंड हमारा है, बट आई एम गिविंग यू राइट्स, तुम इस पे पार्किंग चलाओ। अब डिपेंडिंग ऑन किसकी गरज है, ठीक है, मतलब हु
इज नीडेड मोर। कभी कभी केसेस में गवर्नमेंट पे करती है इस प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ रन करने के लिए, कभी कभी क्योंकि अगर इफ़ इट्स नॉट प्रॉफिट मेकिंग तो गवर्नमेंट पे करती है। जैसे मान लो क्लिनिक खोलना है, अब उसमें हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, तो सर जब गवर्नमेंट आपको बोल रही है वहाँ पे खोलने के लिए, तो आप बोलोगे भाई हमें तो यहाँ पे मैं नहीं खोल सकता, यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं होगा मुझे। इन दैट केस गवर्नमेंट आपको पे करेगी खोलने के लिए, रन करने के लिए। बट अगर वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे पैसे मांगेगी कि आप चलाओ, हमें फिक्स अमाउंट दे दो और जो कमाई हो है वो आपकी, उसको जिस भी तरीके से आपको करना है। तो ज़्यादातर शहरों में जो पार्किंग एरियाज़ होते हैं, गवर्नमेंट पार्किंग एरियाज़, वो इसी तरीके से चलते हैं। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, नाउ दिस इज वेयर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी इससे पहले तक जितने भी मॉडल थे उसमें बेस इन्वेस्टमेंट सरकार करती थी, क्योंकि अगर आपको वो बनाने के लिए कुछ बोल रही है, फैक्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट, हॉस्पिटल, व्हाटएवर, लैंड सरकार दे रही है आपको, उसके ऊपर आप बना रहे हो, और इन्वेस्टमेंट मेजर जो है गवर्नमेंट करती है। इस इनिशिएटिव में पहला इन्वेस्टमेंट जो मेजर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर करता है, और वो बना के उस चीज़ को रन करता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बदले गवर्नमेंट उनको एन्युटी देते हैं, पैसे देते हैं, और कुछ समय बाद फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ समय बाद फिर उस असेट को बेसिकली सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो हाईवे मॉडल्स हैं वो इसी तरीके के होते हैं, वेयर पैसा जो है इनिशियली वो एक प्राइवेट कंपनी लगाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, कुछ टाइम तक रन करती है, टोल कलेक्ट करती है, और फिर फाइनली आखिरी में कुछ सालों बाद जब उसका प्रॉफिट निकल जाता है, सो देन इट गोज़ बैक टू द गवर्नमेंट। प्राइवेट ओनरशिप इज बेसिकली एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फर्स्ट मॉडल। यूजुअली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे रही है बनाने के लिए, और वो बना के डिज़ाइन करके वापस दे देता है गवर्नमेंट को कि अब आप रन करो, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट, एज इन गवर्नमेंट सब कुछ बना के फिर चलाने के लिए बेच देती है कि लाइक हमसे नहीं चल रहा, अब आगे तुम चलाओ। सो बनाना वगैरह एवरीथिंग गवर्नमेंट डज, एंड लेटर ऑन इट ट्रांसफर्स इट टू अ पब्लिक फॉर बेटर मैनेजमेंट, और बिकॉज जैसे वो होता है ना, असेट को लिक्विडेट करना कि अब ज़रूरत नहीं है इसकी, या हमसे अच्छे से नहीं चल रहा, या वी फील लाइक कि प्राइवेटली ज़्यादा अच्छा चलेगा, या गवर्नमेंट को किसी और प्रोजेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो प्राइवेट में बेच देती है। तो ओनरशिप एक जो अब डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकता है, एंड बाद में पब्लिक सेक्टर जो है वो अपनी ओनरशिप प्राइवेट को दे देता है। तो इन टर्म्स ऑफ जितने भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट्स देखे, उसमें अगर आपको देखना हो तो यू कैन पुट देम ऑन दिस मैप, जिसमें यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, और रिस्क कौन ले रहा है, पब्लिक सेक्टर रिस्क ले रहा है या प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें देखोगे जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी पब्लिक सेक्टर कर रहा है और रिस्क भी सारी पब्लिक सेक्टर्स की है। वहीं प्राइवेट ओनरशिप है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी सारा पब्लिक सेक्टर कर रहा है और रिस्क भी सारी वही ले रहा है। तो ऑन बेसिस ऑफ हु इज इन्वेस्टिंग एंड हु इज टेकिंग द रिस्क फॉर द प्रोजेक्ट, यू कैन पुट देम हियर। अब जैसे पीएफआई है, पीएफआई बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर रिस्क जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। सो यू कैन बेसिकली, अगर जैसे इनके कोई वेरिएशंस निकल के आते हैं कि अ टाइप ऑफ लीजिंग, जिसको आप बोल रहे हो कि जिसमें लीज करना चाहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट सरकार करना चाहती है, तो वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है लेकिन रिस्क जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। अगर मान लो अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यू कैन पुट देम इन अ मैप लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कौन रिस्क ले रहा है, किसकी ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूरेशन है। नेक्स्ट इज, सो हमने समझ ली इन्वेस्टमेंट शेयर। अब ये जो थे ये वो पार्टनरशिप थी जिसमें डिसाइड होता था कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है और कंट्रोल कौन कर रहा है, ओनरशिप कहाँ पे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल टाइप, कि उसको चला कौन रहा है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले है बीओटी, विच इज, अब इनके नाम से ही आप समझ जाओगे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा, फिर वो ऑपरेट करेगा कुछ टाइम तक, फिर वो सरकार को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये एक मॉडल है जिसमें प्राइवेट एंटिटी जो डिजाइन करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है और फाइनली उस फैसिलिटी को गवर्नमेंट को दे देती है। प्राइवेट फाइनेंस करती है इसको, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है और रेवेन्यू कलेक्ट करती है कुछ सालों तक, ठीक है। तो पैसा इन्वेस्टमेंट कौन लगाता है इसमें, प्राइवेट कंपनी, और उसकी भरपाई करने के लिए वो कुछ सालों तक उसको कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है और उससे पैसा कमाती है, फिर बाद में उसको ट्रांसफर कर देती है। मेजर एग्जांपल इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। द इशूज़ विद बीओटी मॉडल इज़ कि जैसे जो कंपनीज है वो बहुत बड़ा लोन लेती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर उन्होंने एक बार लोन ले लिया है और उसके बाद उनको
कुछ और इशू हो गया और उसके लिए और पैसा चाहिए, तो फिर दोबारा उनको कोई सिस्टम लोन नहीं देगा, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा लोन है एंड दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ इनकम। और इससे क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो हाईवे सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, बिकॉज देख रहे हैं ना कि लोग सफ़र कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट, क्योंकि बीच बीच में ना चीज़ें बदल जाती है ओवर द पीरियड जो है, उसमें हो सकता है सरकार बदल गई, हो सकता है कि कुछ दूसरे इश्यूज आ गए एंड दे आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉफिट दैट दे इंटेंडेड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसको लेकर बीओटी के अगेंस्ट में एक हाइब्रिड एनुइटी मॉडल है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है एवरी ईयर कुछ अमाउंट देती है इन कंपनीज को, रादर देन देम कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन अर्निंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे हैव बिल्ड। एक अनदर एग्जांपल है इसका, ये एक वेरिएंट है बीओटी का ही, BOO। इसमें बस क्या होता है, बिल्ड करती हैं, ऑपरेट करती हैं और फिर ओन कर, मतलब ओन करती हैं और फिर ऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो जैसे कच्छ और पीपावाव के जो रेलवेज है, ये इस तरीके के मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें एक म्यूचुअल अग्रीमेंट रहता है कि भाई आप ओनरशिप जो है वो प्राइवेट पार्टनर के पास ही रहने देते हैं, सच दैट एटलीस्ट वो उनके साथ कुछ डील कर लेते हैं कि भाई क्योंकि ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट को पब्लिक को प्रोवाइड करना है, तो आप है ना वो बना देंगे कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस मत लेना, या आप किसी को मना नहीं कर सकते हो यूज़ करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ टेक्निकली समथिंग गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग। ऐसे कुछ रूल्स बना देते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो प्राइवेट कंपनी को ही दे देते हैं। बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर, अब इसका एक और फॉर्म है बोल्ट। बोल्ट में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, आप बिल्ड करो, ऑपरेट करो, फिर आप उसको लीज पे ले लो या लीज पे गवर्नमेंट को दे दो और फिर ट्रांसफ़र कर दो बाद में कुछ समय बाद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कंसेशन देती है प्राइवेट पार्टनर को कि भैया आप जो है आपसे हम जब लेंगे तो आप हमें ये प्रोजेक्ट बना के रन करो कुछ टाइम के लिए, फिर हमको लीज पे दे दो, हम आपको लीज का एक पेमेंट देंगे, जब वो लीज खत्म हो जाएगी यू विल रिकवर योर इन्वेस्टमेंट एंड नाउ यू कैन ट्रांसफर इट टू अस, ठीक है। तो जब लीज का पीरियड खत्म हो जाता है तो प्रोजेक्ट जो है वो सरकार को ट्रांसफर हो जाता है। तो कई सारे नेशनल हाईवेज इसी मॉडल पे बने हुए हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड, रिहैबिलिटेट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नाउ दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉट, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बॉट, बट द डिफरेंस इज रिहैबिलिटेट। तो यूजुअली अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जो उन्हें एक्सपांड करना है, जैसे उन्होंने रेलवे स्टेशन बना दिया है 2 प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ट्रैफिक बढ़ गया है तो दे वांट 4 मोर, तो अब ये बिल्ड ऑन एड ऑन है। या फिर मान लो कोई प्रोजेक्ट था वो मिडवे था, किसी कारण से रुक गया, उसको रीस्टार्ट करना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि कोई फैसिलिटी एडिशनल बिल्ड करनी हो, या पार्शली कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीट हो, उसको फिर से बिल्ड करनी हो, इसे रिहेबिलिटेशन कहा जाता है एसेट का। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली द गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ कमिंग इन पार्टनरशिप विथ अ प्राइवेट कंपनी कि वो उसको बिल्ड करे, रिहेबिलिटेट करे, कुछ टाइम तक ऑपरेट करे और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दे। इसमें जो रिस्क है ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट की, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो प्राइवेट कंपनी की होती है। यूजुअली वाटर सेक्टर में बहुत ही फेमस, मतलब बहुत कॉमनली यूज एक पार्टनरशिप है ये, सिंपली बिकॉज ज़्यादातर वाटर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बट विद द इंक्रीजिंग डिमांड दे हैड टू बी अपग्रेडेड, ठीक है। या क्योंकि समथिंग दैट गवर्नमेंट डिड वेरी फर्स्ट वॉज टू मेक श्योर कि सबके पास पीने का पानी हो। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस से भी कई सारी चीज़ें बनी हुई थी फॉर वाटर पर्पसेस। सो उसको रिहेबिलिटेट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर जैसे आसाम में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो ज़्यादातर BROT पे बेस्ड है। लीज, डेवलप, ऑपरेट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, वो ओनरशिप रख रहा है प्रोजेक्ट की, वो बना रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है या उसने बनवाई है किसी और से, वो बेसिकली प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए किसी प्राइवेट पार्टनर को दे रहा है, उसके बदले गवर्नमेंट को लीज पे दे रहा है। तो गवर्नमेंट को एक लमसम अमाउंट मिलता है और प्लस एग्रीमेंट के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। कॉमनली एयरपोर्ट्स इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि ओनरशिप फिर भी गवर्नमेंट की ही रहती है, लेकिन उसको चलाता कोई और है और लीज बेसिस पे दे दिया जाता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC। बॉट के पहले गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज के साथ में डील करती थी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, विच इज़ बेसिकली गवर्नमेंट पैसा देती थी, इन्वेस्ट करती थी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती थी, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी को देती थी कि बस आप इसको प्रोजेक्ट को डेवलप करो, बिल्ड करो, ऑपरेशनल बनाओ और फिर हमें दे दो, डिलीवरी कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, यूजुअली कंपनीज जो है वो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते थे उनको, उनका काम बस था बना के फैक्ट्री हमें दे दो, हम बना दो, रेलवे डेवलप करो, पूरी सब कुछ जो करना है वो सब तुम करो कि कहाँ बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, एवरीथिंग,
एंड देन वंस इट्स बिल्ड एंड फंक्शनल देन हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट टू फंक्शन। अब इसमें क्या होता था, एसेट जो थी वो बाद में कंप्लीशन के बाद गवर्नमेंट की हो जाती थी। ये मॉडल में पता है क्या होता था, इन्वेस्टमेंट सारा सरकार करती थी, इसीलिए 1990s और 2000 में जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहा था ना, तो कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे थे क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। सो दैट्स व्हेन बॉट केम, बट वी सॉ कि बॉट के साथ अपनी और प्रॉब्लम्स हैं। तो नाउ रिसेंटली NHSI जो है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कई सारे प्रोजेक्ट जो है अब वो इस EPC फॉर्मेट में कर रही है, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब जो ऐसे एरियाज़ हैं, मान लो जहाँ पे जैसे हाईवे वाला हमने बात करी कि लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखो प्राइवेट सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे पैसे कमाना चाहता है, तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा काम। वो क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता है उसको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, राइट? तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं इंटरेस्टेड है, वहाँ पे फिर वो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग EPC अगेन, क्योंकि नाउ गवर्नमेंट इज अ बिट स्टेबल एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, हैम मॉडल। इसमें क्या होता है, EPC और बॉट का एक कॉम्बिनेशन होता है। 40% EPC होता है, 60% बॉट एन्युइटी होता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ज़्यादातर वो इसी फॉर्म में से बनते हैं। इस वक्त NHSI ने 30 प्रोजेक्ट्स जो वो हैम मॉडल के थ्रू बना रही है। इसमें क्या होता है, शुरू में 2 मॉडल से ऑपरेट करता है। शुरू में EPC मॉडल के अंदर क्या होता है, रोड जो है वो डाला जाता है, NHI जो है वो पे करती है प्राइवेट वायर को, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को पे करता है रोड बनाने के लिए। बस जब रोड बन जाता है तब वो बॉट एन्युइटी में आ जाता है। इसमें प्राइवेट लोगों को जो है ऑपरेट, मतलब उसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, संभाल के रखना, वो सबके लिए देते हैं। और दे ऑल्सो कलेक्ट टोल, मतलब जो टोल कलेक्ट होता है वो प्राइवेट लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसने किया, गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद उसको संभाल कौन रहा है, प्राइवेट सेक्टर। अब जो टोल है वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है और जो रिस्क है वो गवर्नमेंट की होती थी इसमें। और द आइडिया इज दैट गवर्नमेंट जो है वो प्रीफिक्स एन्युइटी जो है देती थी इन सेक्टर को, क्योंकि अब यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं इंटरेस्टेड है। तो उनको इंटरेस्ट करवाने के लिए वो क्या बोल रही है कि पैसे हम लगा रहे हैं तो तुम्हारी रिस्क कम हो गई, ठीक है। उसके बाद तुमको मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, प्लस हम तुमको ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं हर साल उसको मेंटेन करने के, रखने के लिए, प्लस कोई टोल है तो वो भी तुम रख लो, ठीक है। रिस्क सारी हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारा, तुम बस उसको मैनेज करो, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस। बेसिकली रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, है ना, ताकि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड हो उसमें। और रिस्क जो है वो दोनों लेते हैं, क्योंकि जब वो बॉट सिस्टम एन्युइटी के अंदर है, जब वो बन चुका है और अब उसको प्राइवेट सेक्टर मेंटेन कर रहा है, तब रिस्क फिर उनकी हो जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर मेंटेनेंस के अंदर है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी रिस्क इट गोज टू द प्राइवेट पार्टनर। तो रिस्क भी बदल गई, रिस्क भी आधी प्राइवेट भी शेयर कर रहा है, गवर्नमेंट के पास भी है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एंड हेंस दिस वर्क्स, राइट। सो व्हाट आर द मेजर PPP प्रोजेक्ट जो इंडिया में चल रहे हैं। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबसे पुराना एग्रीमेंट है, 1994 में हुआ था, बना था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र 1999, ये बॉट मॉडल पे बना था। सो वॉज काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट 1999 में, ये भी बना था। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे है वो 2001 में बना था। फिर नाउ देयर आर, यूल सी दिस, 2002, 2004, 2007, 2010 में ये 4 प्रोजेक्ट हैं। 2 जो हैं वो बूट पे बने हुए हैं, 2 बॉट पे बने हुए हैं। बूट इज बेसिकली बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर, एंड दिस इज बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। बेसिकली क्या होता है, बूट में कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। In this, it's never owned by, it's operated and built by a private sector and then transferred for operation to the government. But in this one, for a period of time, it is owned by the private sector. So गंगावरम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का 2002 में, वो और मुंबई मेट्रो, ये दोनों बूट मॉडल के थ्रू हुए हैं। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और हैदराबाद मेट्रो, ये दोनों 2004 और 10 में ये जो है बॉट मॉडल से हुए। उसके अलावा अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर के जो एयरपोर्ट है वो कंसेशन मॉडल जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे हुए हैं। और बेंगलोर एयरपोर्ट जो एक्सटेंशन है वो बॉट मॉडल में चल रहा है, अभी रिसेंटली हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एडवांटेजेस क्या हैं, PPP मॉडल क्यों अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत एफिशिएंसी होती है, स्पेशली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, जो मान लो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होता है। सिंपली बिकॉज 2 रीज़न बता देती हूँ। एक, पब्लिक सेक्टर में पैसा पब्लिक का इस्तेमाल होता है तो उसमें बहुत परमिशन लगती है, ठीक है। आपको पहले कुछ भी खर्चा करने से पहले सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है। सो इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, थिंक अबाउट इट। गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगता है जस्ट टू डू द इनिशियल थिंग, वेयर एज प्राइवेट कंपनीज फोकस रहती है, उनको किसी से परमिशन नहीं लेती, उनको दे नीड जस्ट अ येस एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग। एक वो होता है। दूसरा,
आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, राइट? तो अब क्या होता है, ड्यूरेशन जो होती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बहुत लंबी होती है। अब मान लो किसी एक ऑफिसर के अंदर चालू हुआ था प्रोजेक्ट, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वो ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गया कुछ साल बाद, दूसरा आया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो कंटिन्यूटी बना के रखना, सरकार बदल जाती है बीच बीच में, ऑफिसर्स बदल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी लेफ्ट टू यू नो कंपनी जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब कि देखो, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मुझे पता है कि मैं ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं चले जाऊँगा, तो मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी कोई वाहवाही नहीं होगी, उसकी होगी, जिसको जो एंड में जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा होगा तब जो ऑफिसर होगा उसकी होगी। दिस इज़ नॉट द केस इन प्राइवेट कंपनी। तो इसीलिए दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ बेटर इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, उनके पास स्किल ज़्यादा होती है, बेटर होती है, प्लस उनके पास इंटरनेशनल हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कई बार फॉरेन में काम करती है, वहाँ से ट्रेन होके आती है, फॉरेन में उनकी सिमिलर जो कंपनीज उनके साथ टाई अप होता है, प्लस उनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी भी होती है, बिकॉज दे हैव मनी टू काइंड ऑफ डू दैट काइंड ऑफ R&D एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। फंड्स आर जनरली इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट प्लेयर, तो इससे क्या होता है, सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पैसे दे रहा है, यूजर पे द चार्ज। अब जैसे क्या होता है ना, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है देश का, उसमें क्या होता है, हम सब मिलकर टैक्स देते हैं, वो टैक्स पेयर, एक बार वो टैक्स गवर्नमेंट को चला गया, उसके बाद गवर्नमेंट उसको कहाँ किस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, दैट्स नॉट समथिंग वी डिसाइड, वी जस्ट पे टैक्स एंड देन लेटर ऑन दिस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? अब मान लो कोई बंदा है आंध्र प्रदेश में, वो अगर टैक्स दे रहा है और उस टैक्स से लाइक उसके गांव में रोड नहीं बन रहा पर यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो दैट पर्सन विल थिंक ना कि इफ आई एम पेइंग सो मच टैक्स देन मेक समथिंग हियर, एंड बट द गवर्नमेंट डजंट फंक्शन लाइक दैट। गवर्नमेंट वहाँ फोकस करती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, राइट? मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, और कभी कभी उस पर पॉलिटिकल कनोटेशंस भी होते हैं, कहीं के पॉलिटिशियंस फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा, कहीं के नहीं करते हैं। तो अब क्या होता है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ ज़रूरत है वहीं के लोग से पैसा लिया जाता है, तो टैक्स पेयर की बजाय जो लोग उसको इस्तेमाल करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनसे पैसा लिया जाता है, क्योंकि इनिशियली इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, राइट? सो दैट उससे क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट, ग्रेटर स्पीड पे और एफिशिएंट मैनर में कंस्ट्रक्शन होता है, और रिस्क जो होती है ना, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शेयर करते हैं, तो सरकार के ऊपर रिस्क कम आती है, कम रिस्क आती है, तो दैट मीन्स लेस लॉस। डिसएडवांटेजेस क्या है बेसिकली, कि अगर जब तक हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे हाईवेज, हाईवेज, वाटर प्यूरिफिकेशन, पाइपलाइंस, मान लो ये रेलवेज, एयरपोर्ट्स, जब तक हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, बिकॉज यू कैन इवेल्युएट। बट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्राइवेट कंपनी को कैसे ले आओ, क्योंकि उसमें इवेल्युएट करना इतना आसान नहीं है, राइट? एयरपोर्ट चल रहा है, दिख रहा है ना चलते हुए, बट एक हॉस्पिटल में किस तरीके की केयर दी जा रही है पेशेंट्स को, वो नोटिस करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एजुकेशन और हेल्थ हो गया, उसमें आप PPP नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या होता है ना कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, अब और कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे देना, क्योंकि देखो रोड तो सबको यूज़ करना है ना, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट पीपल कि आप मत यूज़ करो, कोई एक जना यूज़ करेगा, एक जना नहीं यूज़ करेगा, और आप उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज सपोज टू बी फ्री और लिमिटेड, लाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं तो सरकार का कंट्रोल प्राइसिंग से कम हो जाता है, गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द प्राइसिंग, तो प्राइवेट सेक्टर चाहे तो कैन मैनिपुलेट एंड चार्ज अलॉट मोर ऑन इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा हाई यूज़र, मतलब जैसे क्या होता है, हमने बोला कि PPI में क्या होता है, PPP में क्या होता है, बेसिकली जो यूज़र होता है वो पे करता है। बट अब ये सोचो ना कि जैसे मान लो एक यूज़र है जो रोज़ उसको नोएडा से दिल्ली जाना होता है, वो यमुना एक्सप्रेस वे यूज़ करता है, राइट? मतलब आगरा, वट एवर यमुना एक्सप्रेस वे इज़ बिटवीन, मैं भूल गई, इट्स बिटवीन आई थिंक आगरा टू दिल्ली और समथिंग लाइक दैट। तो मान लो जो इंसान रेगुलरली इस पाथ को यूज़ करता है, राइट? अब उसके लिए तो ठीक है, उसको थोड़ा सा पैसा देना पड़ रहा है, बट उसको अच्छे रोड मिल रहे हैं। बट अब ये सोचो ना, ऐसा नहीं है कि ये लोग अदरवाइज टैक्स नहीं पे करते, तो टैक्स पे करने के बाद एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ रहा है लोगों को टू बेसिकली, जो आपने सुना होगा एक इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है कि पहले मैं पैसा काम करने के लिए जाऊँ ऑन अ व्हीकल जिसको खरीदने में मैंने टैक्स दिया, फिर उसमें मैं पेट्रोल भरवाऊँ जिसके ऊपर मैंने टैक्स दिया, क्योंकि व्हेनेवर यू बाय यू पे टैक्स, राइट? फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँ, वहाँ पे मैं कमाई
काम करूँ, पैसा कमाऊँ, उस पैसे पे देन यू टैक्स इट। फिर उस पैसे से मैं गाड़ी लेके वापस आऊँ तो टोल पे तुम मुझसे पैसा ले लो on everything being, and then when I go back home and I buy stuff for myself to use, then I pay tax on that also. So burden जो है जब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है ना, तो वो चार्ज करता है लोगों से फॉर यूजिंग दैट थिंग, और इट बेसिकली मीन्स कि यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू पीपल, क्योंकि वो रोड टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, फिर वो पार्किंग का पैसा प्राइवेट वाले को भी दे रहे हैं, वो हाईवे पे टोल भी दे रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस दे आर पेइंग, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ इट बिकम्स इनएक्सेसिबल, कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए तो बीच में बहुत हंगामा हुआ था ना, जब बेसिकली इन लोगों ने ये इंक्रीज कर दिया था दिल्ली और नोएडा के बीच में। सिंस आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग यू एनी मोर एनी एग्जाम्पल विच इज़ मोर नेशनल, बिकॉज आई एग्जिस्ट हियर, तो मुझे यहाँ ज़्यादा दिखता है। बट बीच में उन्होंने बोला था कि अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करनी है नोएडा और दिल्ली की, तो यू हैव टू पे एवरी टाइम यू क्रॉस। सो जो ड्राइवर्स थे टैक्सी वाला एंड ऑल, दे हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी उनका 30-40% जो है वो कंपनीज ले लेती है, प्राइवेट कंपनीज। फिर ऊपर से सरकार भी उनसे पहले वो कार जो उन्होंने खरीदी है उसके ऊपर दें, पेट्रोल के ऊपर दें, फिर टैक्स भरें, फिर प्राइवेट कंपनी को दें, और फिर रोड चलाने के भी पैसे लें, तो उनका प्रॉफिट काटते जा रहे हो ना आप। उसके बाद परसिस्टेंट प्रॉब्लम, ये ऑडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है प्राइवेट एंटिटीज़ की। प्लस हर जगह प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व करना फीजिबल नहीं होता हर प्रोजेक्ट में, और कई बार क्या होता है कि अगर बहुत एग्रेसिव बिडिंग होती है तो कई बार लॉस भी हो जाता है। मतलब कि हो सकता है ना कि अब बहुत ज़्यादा बिडिंग हो रही है, कोई बोल रहा है मैं ये रोड बना दूंगा 100 करोड़ में, दूसरा बोल रहा है मैं बना दूंगा 90 करोड़ में, तीसरा बोल रहा है ऐसे बिडिंग होते होते फाइनल जो बंदा है उसको मिली 50 पे। तो अब प्रॉब्लम है कि टू बी एबल टू मेक दैट प्रॉफिट 50 में से वो कहीं ना कहीं तो काटेगा कॉर्नर। सो एक्सेसिव बिडिंग के कारण ना कभी कभी क्वालिटी लॉस भी हो जाता है। अब केलकर कमेटी ने जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988, इसको आप अमेंड करो, बिकॉज कई बार ना जेन्युइन एरर्स होते हैं। अब जैसे आप बिजनेस करते हो, कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा? जनरली बहुत सारे लोग गलत डिसीजन लेते हैं, उनको लॉस होता है, राइट। बट क्या होता है जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करो और आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो तो यू आर डूइंग करप्शन, तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो बिजनेस में एरर होता है, तो अगर आप पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट के साथ में कर रहे हो तो यू हैव टू गिव देम अ लिटिल लीवे, क्योंकि गलतियां होती है। ओके, यू कांट, तो ऐसे में देन यू आर डिस्करेजिंग प्राइवेट कंपनीज टू एक्चुअली कम एंड इन्वेस्ट। उसके अलावा उन्होंने बोला कि ना इक्विटेबल रिस्क करो, क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रिस्क जो है या तो सारी गवर्नमेंट के ऊपर है या सारी प्राइवेट सेक्टर के पास है, और दे वर सेइंग कि कुछ इस तरीके की पार्टनरशिप मॉडल्स फॉलो करो कि रिस्क बराबर हो दोनों पे, प्राइवेट पे भी पब्लिक पे भी, ठीक है। एड्रेस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो 20-30 साल के हैं तो उसके ऊपर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिकॉज इस ड्यूरेशन में ना कई बार प्राइवेट एंटिटीज़ को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, क्योंकि डिसएडवांटेज पे रहती है वो, क्योंकि हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में मान लो आपने कोई 2020 एड्रेस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब जैसे मान लो आपने 2020 में कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से लिया, अब वो प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड है 20 साल, तो आप 2040 में ख़त्म करोगे। अब 2020 से 2040 के बीच में 4 बार सरकार बदल जाएगी, 4-5 बार। उसके बाद हो सकता है कि कुछ नई चीज़ हो जाए तो उसके कारण इन्वायरमेंटल लॉज बदल जाएं, राइट, लॉज चेंज होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी तो डिसएडवांटेज पे होगी ना, क्योंकि उसने तो 2020 में कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके बाद अगर उसके प्रोजेक्ट में, और उसने कुछ सोच के किया होगा ना कि मैं अभी इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 20 साल बाद मुझे ये मिलेगा, बट बीच में आपने सरकार बदल दी, आपने लोग बदल दिए, आपने लॉ बदल दिए, तो वो तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए समथिंग नीड्स टू बी डन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक प्रॉब्लम ये है कि पीपीपीज जब होती है पार्टनरशिप, उसके बीच में ना डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, सरकार बहुत लंबा टाइम लेती है। आई रिमेंबर माई ब्रदर ऑल्सो वर्क्स इन वन ऑफ दिस कंपनीज दैट वर्क्स विद द गवर्नमेंट, एंड उसमें ऐसा होता है कि जैसे सो व्हाट ही इसेंशली डज इज़, गवर्नमेंट फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी देती है, तो व्हाट माई ब्रदर्स कंपनी डज इसेंशली इज़ कि वो लोगों को बहुत सस्ते दाम में वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और क्या होता है जब बेसिकली उसको फिर वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखो हमने जो है ये चीज़ इतने रुपए में इसको बेच दी है, और इससे लोगों को सस्ते में मिल जाती है, और जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ 60,000 की है, तो द कंपनी सेल्स दैट थिंग फॉर 30,000 टू द फार्मर एंड टेक्स द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब द प्रॉब्लम क्या है ना,
समथिंग दैट आई हैव सीन विद हिम कि उसका पैसा, उसका प्रॉफिट, उसका कमीशन अटक जाता है डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट में क्या चल रहा है. इलेक्शन ईयर है तो सब खत्म हो जाएगा. सो ही वॉज वर्किंग वेरी वेल फॉर 3 years. जैसे इलेक्शन ईयर आया काम खत्म, क्योंकि इलेक्शन ईयर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि दे डोंट नो कि उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी. और कई बार फंड्स अटक जाते हैं गवर्नमेंट के, तो वो पार्टनरशिप जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. डिस्प्यूट सॉल्व इजीली नहीं होते हैं अगर आप सरकार के साथ काम करते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई प्राइवेट कंपनीज डोंट विश टू वर्क विद गवर्नमेंट. तो उसको एड्रेस करो. शिफ्ट पीपीपीज फोकस टूवर्ड सर्विस डिलीवरी रादर देन सोशल फिजिकल, सोनली फिजिकल सेविंग. अभी तक सरकार जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती थी वो इसलिए करती थी ताकि उनकी फिजिकल सेविंग हो सके, ताकि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, रादर जो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करे. पर अब ये ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज थे 1990s के बाद से. लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नाउ अब समय आ चुका है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए मत करो ये पार्टनरशिप, डिलीवरी के लिए करो. बनाओ खुद, ओन खुद करो, लेकिन डिलीवरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दो. जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई, जिन्होंने आधार कार्ड बनाया था, दे डिड नॉट लाइक, अब तो वो पब्लिक पोस्ट ऑफिस वगैरह में बनता है, लेकिन पहले के टाइम में जब इनिशियली ये रोल आउट हुआ था, दे वर इन कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कंपनीज. उनको बोला था कि आप बनाओ आधार कार्ड. ओके, सो नाउ द आइडिया बेसिकली वॉज कि वो कह रहे हैं कि ऐसे ही करो, आप फोकस करो फिजिकल पैसा बचाने के लिए नहीं, बट अच्छी डिलीवरी देने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. एस्टैब्लिश नेशनल पीपीपी पॉलिसी एंड लॉ. बेसिकली आइडिया है कि क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज़ कर रहा है कि हमें लगता है कि उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी या लॉ एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि वी हैव सॉर्ट ऑफ अ मिशन फॉर फ्यूचर और अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम कर सके. तो उसके लिए लॉज वगैरह भी हों. कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग. जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करना है, या प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करना है फॉर पीपीपी, उन सबको कैपेसिटी बिल्डिंग करो ताकि दे आर मोर वेल इक्विप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट कम. सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी. ये वो कमेटी है जो बेसिकली रिव्यू करेगी कि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है कि नहीं, करना चाहिए या नहीं, या हो रहा है तो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है. और दूसरा एक एडजुडिकेटरी ट्रिब्यूनल, विच इज़ बेसिकली अगर कोई इशू आता है, कोई झगड़ा होता है, तो अगर सॉल्व करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट्स, देयर इज़ अ ट्रिब्यूनल दैट यू कैन गो टू, बिकॉज व्हेन थिंग्स गो टू द कोर्ट इट बिकम्स लाइक अ क्रिमिनल थिंग. तो इससे ज़्यादा जो बोलते हैं ना, कोर्ट के बाहर ही मैटर सुलझा दिया जाए, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल हो ताकि लोगों को थोड़ा सिक्योरिटी फील हो एक तरीके से. द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट. द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट इंक्लूड. एक एयरपोर्ट, एआई जब कोई एयरपोर्ट चलाता है तो किस तरीके से पैसे कमाता है. लैंडिंग चार्जेस हर कंपनी को, जो भी एयरप्लेन कंपनी है उसको देने पड़ते हैं. पार्किंग फीस, पैसेंजर सर्विस फीस, कार्गो हैंडलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड रेंटल्स जो भी होते हैं, वहाँ पे शॉप्स होती है एयरपोर्ट पे, वो सब. तो इन सब से पैसा कमाती है अथॉरिटी जो भी चलाती है. नाउ क्या होता है कि एआई जब भी ऑपरेट करती है और मैनेज करती है, और उसके से जो पैसा आता है, जब भी जो कोई एयरपोर्ट एआई मैनेज कर रही है, उसमें से ये सब रेवेन्यू आता है. इस रेवेन्यू को वो फिर से जो है इन्वेस्ट कर देती है नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए. हिस्टोरिकली एआई ने सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज किया है और सारा रेवेन्यू कलेक्ट करा है. बट अब लाइक फ्रॉम 2005 to 6 इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को एयरपोर्ट्स देना चालू करा है, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को बोला है कि भाई आप इन्वेस्ट करो एयरपोर्ट्स बनाने में, उनको ऑपरेट करने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करने में और मेंटेनेंस करने में. और बेसिकली पहले 2 एयरपोर्ट जो हुए थे which were on this was Delhi and Mumbai airport. They were given to GMR and GVK groups. These are groups by industrialists. For the love of God, I cannot remember the name, but I know GMR is like Reddy group. Okay, so these are basically private groups जिनको ये दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट दिया गया था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड. नाउ अब क्या होता है ना, एयरपोर्ट्स 2 टाइप के होते हैं, या तो डिफेंस एयरपोर्ट्स होते हैं या सिविल एयरपोर्ट्स होते हैं. मतलब ये वहाँ होते हैं जो एयरफोर्स यूज़ करती है फॉर देयर पर्पसेस, या आर्मी यूज़ करती है टू गो फ्रॉम हियर देयर. ये है जो एआई ओन करती है, एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें माइनर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, और मेजर एयरपोर्ट्स हैं. जो माइनर एयरपोर्ट्स है वो सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल जो है उसके रेवेन्यू संभालते हैं, टैरिफ्स रेगुलेट करते हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या दुकान की अगर वहाँ पे रेंट करनी है तो कितने लेंगे,
कंपनीज से, इंडिगो, एयरगो, इन सब से कितना पैसा लिया जाएगा टू लैंड एंड टू स्टे। फिर मेजर एयरपोर्ट जो होते हैं ना वो AERA करता है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट बेसिकली मैनेजेस द टेरिफ्स ऑन मेजर एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट्स। उसमें फिर 2 टाइप है, वन जो ऑपरेटेड और मैनेज बाय है AAI, और दूसरे जो फिर ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक के साथ पार्टनरशिप में होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है। उसमें भी 2 मॉडल्स है, एक है रेवेन्यू शेयरिंग और एक है पर पैसेंजर फी मॉडल। रेवेन्यू शेयरिंग मतलब क्या होता है कि बनाया सरकार ने, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और जो रेवेन्यू आ रहा है वो दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट यूजुअली गवर्नमेंट का होता है एंड मेंटेनेंस प्राइवेट कंपनी करती है। और पर पैसेंजर फी मॉडल होता है जिसमें बेसिकली कि यूजुअली ये मेजर एयरपोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक तरीके से आपको प्राइवेट कंपनी को दे देती है मैनेज करने के लिए, और गवर्नमेंट बस पर पैसेंजर की, जैसे अगर मान लो वहाँ पे एक दिन में 10,000 पैसेंजर्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से जितने पैसेंजर आए हैं उसके हिसाब से एक फ़ीस चार्ज करती है। सो दीज आर द वेज इन विच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है इन एयरपोर्ट्स। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्योंकि यूजुअली सिटीज़ के पास में बनते हैं एयरपोर्ट, राइट, मेजर सिटीज़ के पास में। तो वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को लैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देन पीपल वांट कंपनसेशन। और अगर आप बहुत दूर रखते हो एयरपोर्ट तो देन उसका यूसेज इतना नहीं होगा, मतलब दूर भी नहीं रख सकते। जैसे आप देखो कैंपा गोड़ा है विच इज़ द बैंगलोर एयरपोर्ट, वो बहुत दूर है, अलग शहर में है वो बैंगलोर। सो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है, इट्स नॉट एक्सेसिबल टू पीपल, राइट। बट अगर बहुत पास में करते हो शहर के तो फिर लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को कंपनसेशन चाहिए, लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती है उसको लेकर। एक और प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हिंडर प्रोग्रेस इन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। फंडिंग नहीं मिलती, जो हमने हाईवे के लेकर देखा था प्रॉब्लम होती, सेम प्रॉब्लम है। क्लियरेंस जो लेना सरकार से टू क्रिएट टू मेक अ एयरपोर्ट इज़ वेरी ब्यूरोक्रेटिक हसल, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और उनके बीच की जो है ऑफिस ही ख़त्म नहीं होती है। पुअर प्लानिंग के कारण बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं मेंटेन करने में, जिससे लोग प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आते हैं, प्राइवेट कंपनीज नहीं करना चाहती है। वायबिलिटी इश्यूज़, क्योंकि देखो क्या होता है कई बार जैसे जो छोटे एयरपोर्ट हैं वहाँ पर वायबल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट इतना नहीं है तो प्राइवेट पार्टनरशिप होती ही नहीं है ज़्यादा वहाँ पे। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि अब एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो कई बार क्या होता है कि इसके कारण पॉलिसी अगर चेंज हो गई, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के कारण गवर्नमेंट ने ट्रैवल बंद कर दिया। अब ऐसे में प्राइवेट कंपनीज वुड गो ऑन लॉस बिकॉज देयर आर नो पीपल कमिंग इन देयर, राइट। सो या फिर या तो ऐसा होगा या अदर वे अराउंड होगा कि कंपनीज विल वायलेट गवर्नमेंट रूल्स बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इट्स वेरी इंटीग्रल टू सिक्योरिटी ऑल्सो। एयरपोर्ट इज़ वेयर बाहर से लोग इंडिया आते हैं, राइट। सो उनका मेंटेनेंस करना वो भी एक इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एयरलाइंस शो रिलक्टेंट टू ऑपरेट स्मॉलर एयरक्राफ्ट, क्योंकि देखो अगर छोटे एयरक्राफ्ट जो हैं उसमें कमाई कम होती है, तो और हर जगह पे इतने पैसे, इतने बड़े बड़े हर जगह पे बोइंग नहीं यूज़ कर सकते, इतनी जगह नहीं है, तो दे डोंट वांट टू यूज़ स्मॉलर एयरप्लेन्स बिकॉज इट डजंट मेक प्रॉफिट फॉर देम। बट एवरी एयरपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड लाइक दैट। तो एक वो होता है कि 3 पार्टनर्स हो गए ना, 3 स्टेक होल्डर्स हो गए, एयरप्लेन कंपनीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनी दैट इज़ ऑपरेटिंग। उन तीनों के बीच में बिठाना is very difficult. So one method that has been used now recently in PPP is Space Challenge Model. ये एक flexible approach है for both PPP मॉडल्स एज वेल एज नॉन PPP मॉडल्स, बिकॉज इसमें क्या होता है गवर्नमेंट इनवाइट करती है एक कंपनी को, एक अच्छी कंपनी उठाती है, उसको बोलती है कि भाई हमें ये एयरपोर्ट बनाना है, आप जो है प्रपोजल भेजो। तो वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी सिर्फ उसी एक ही कंपनी को बोलती है, वो उसको प्राइवेट एक प्रपोजल बना के देती है कि इतने पैसे में हम ये करने के लिए रेडी हैं, ये सर्विसेज हैं। अब क्या होता है इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर देती है, ठीक है। वो प्रपोजल लेगी और उसको पब्लिक कर देगी और दूसरे लोगों को बोलेगी कि अब इस पर प्रपोजल आप लेके आओ, ठीक है, कि मतलब इनवाइट करेगी ऑन कि इसको बिड, इस पर बिड करो कि क्या आप इससे अच्छा दे सकते हो क्या प्रपोजल। अब क्या होता है ऐसे में, मान लो कि अब गवर्नमेंट, ये बंदे ने प्रपोज किया, एक प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट को प्रपोज किया, गवर्नमेंट जो है उसको राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल देती है, कि मतलब पहले आपसे पूछा जाएगा, आप रिफ्यूज़ करोगे तो किसी और को दिया जाएगा, फिर उसको वो अल्टरनेट सीक करती है, पब्लिकली उसको पब्लिश कर देती है, अल्टरनेट आती है। फिर जो जैसे मान लो एक्स कंपनी ने बोला कि गवर्नमेंट को कि मैं आपको
1000 करोड़ रुपए में ये एयरपोर्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल देती है, फिर उसके बाद उसको पब्लिक करती है, पब्लिक से बोलती है कि भाई आप मुझे प्रपोजल ला के दो कि आप यही सेम चीज़ जो ये 1000 करोड़ में 4 चीज़ें इन्होंने बोली है करके दे रहे हैं, वो क्या आप कितने रुपए में करके दोगे। तो दूसरे बिडर्स आएंगे, वो बोलेंगे हम 99 में कर देंगे, या फिर हम 900 करोड़ में कर देंगे, और हम ये सर्विसेज भी दे देंगे साथ में। तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट बोले कि देखो हमारे पास ये प्रपोजल आया है, ये वो सारे काम करके दे रहा है जो आप बोल रहे हो, बट दे आर टेकिंग 100 करोड़ लेस। तो वो पहले बोलेगा कि अगर आप हमको इस ऑफर पे, जो ये प्रपोजल है, इस पे आप अगर हमें दे रहे हो तो मंजूर है। और अगर ये मना कर दे, जिन्होंने सबसे पहले इनविटेशन दिया था, जिसको सबसे पहली कंपनी को इनवाइट किया गया था, उसको फर्स्ट राइट दिया जाता है। अगर वो बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1000 करोड़ में बनाऊंगा, मैं 900 करोड़ में नहीं बना सकता, अगर ये रिफ्यूज़ कर दे तो फिर गवर्नमेंट इस 900 करोड़ वाले को वो ऑफर दे देगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बिडिंग की प्रॉब्लम थी ना, जो हमने देखी थी कि बहुत ज़्यादा लो बिडिंग की जाती है, तो उससे कंपनीज प्रोजेक्ट पाने के लिए बहुत सॉर्ट ऑफ ओवर बिड कर देती है, और एंड में फिर उनको कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं। वो नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि नाउ देयर इज़ मोर, एक बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छा डिस्कशन हो रहा है अराउंड कि कितना कितना पैसा लगेगा क्या करने में, और जो प्रपोजल दे रहा है उसको एक राइट दिया जाता है कि आपको मैं राइट दे रहा हूँ, आप देख लो, मुझे दूसरा इंसान करके दे रहा है इसमें, इफ़ यू कैन डू इट देन फाइन, अदरवाइज नो। अब इंडिया में ना कई सारी स्टेट्स में इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया है, जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने भी ये ना मेगा फिल्म सिटी वेंचर किया है, गुजरात में भी ऐसा एक LNG टर्मिनल टाइप बनाया है थ्रू दिस, महाराष्ट्र में दे आर डेवलपिंग प्लॉट्स इन थाने थ्रू दिस, आंध्र प्रदेश में दे आर डेवलपिंग अ स्टार्टअप एरिया called Amravati through SMC, and Chhattisgarh में also they are doing constructing a power plant. So these are the states जो SCM जो है मॉडल यूज़ कर रही है फॉर PPP। वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग को समझाने का सिंपल सा तरीका है, देखो आपको पता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को कंपेयर कर रहे हैं। राजस्थान में ना गवर्नमेंट बसेस चलती है, तो गवर्नमेंट बसेस ना सब जगह जाती है, ठीक है। मतलब कोई रिमोट से रिमोट गांव में भी वो एक बार तो पक्का जाती है। कई बार मतलब इट डजेंट मैटर कि बस को ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सरकार को ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल करवाना है लोगों को, तो इसलिए वो जाती है। बट वहीं मध्य प्रदेश में देयर इज़ नो गवर्नमेंट बस सर्विस, प्राइवेट चलती है। तो प्राइवेट सर्विसेज ना हर गांव में नहीं जाती, वो सिर्फ वहीं तक जाती है जहाँ तक उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बसेस चलाने में पेट्रोल लगता है, राइट, बड़ी बड़ी बसेस, तो फिर वो वहीं तक जाती हैं जहाँ तक ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा फुट पड़ते हैं। मतलब कि अगर बहुत रिमोट एरिया है और वहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो वहाँ वो प्राइवेट बस नहीं जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ वेंचर्स। कई सारे ऐसे वेंचर्स हैं जहाँ पे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करने में। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है उस वायबिलिटी गैप को। बेसिकली सरकार क्या बोल रही है कि हमें पता है कि ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसको बना के आप इससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इट्स अ बिट डिफिकल्ट। तो मैं बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपको कि हम आपको फंड कर देंगे उस गैप को, ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर जो, वो प्रोवाइड हो सके। सो दैट्स कॉल्ड वायबिलिटी फंडिंग गैप। इट्स बेसिकली स्कीम जो 2004 में इनिशिएट हुई थी फॉर PPP प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एड दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर लैकिंग, फॉर एक्टिविटीज़ दैट आर लैकिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। ओके, कॉमनली ये वेंचर जो है ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके किए जाते हैं। ये टारगेट करती हैं वो प्रोजेक्ट जो सोसाइटी के लिए बहुत क्रूशियल है और जिनमें इन्वेस्टमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये बेसिकली सरकार इंसेंटिवाइज करती है, एक तरीके से इंसेंटिव देती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, और कई सारे बेसिकली प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट्स अवेलेबल फॉर विजिवा चोजन और कम्पिटिटिव प्रोसेस, मतलब कि जैसे बाकी सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें कम्पीट होता है, वैसे ये भी कम्पीट होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो गैप है उसको फंड कर दे रही है। जो यूजुअली जैसे अब हाईवे बनाते हैं तो उनके पास टोल्स होते हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं, राइट। अब ये हाईवे अगर मुंबई दिल्ली के बीच में बना है तो वहाँ पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट यही कहीं अगर
भिंडवाड़ा और किसी गांव के बीच में बना है, तो वहाँ पे टोल इतना चलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे लोग इतना ट्रैवल नहीं करते हैं. तो दैट्स बेसिकली व्हाट दे डू, कि वो बोलते हैं कि हम फंड करेंगे, आप बनाओ वहाँ पे. ठीक है, so that's what it is, and it aims to spur development in filling infrastructure जहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल गैप्स हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी को आप इन्वॉल्व करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज अगेन वहीं डेवलप करती है जहाँ पे ज़्यादा पैसा है. तो अगर प्राइवेट कंपनी को बोलोगे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो दिल्ली और मुंबई और कोलकाता और बैंगलोर के आगे बना देगी, बाकी सब पूरा इंडिया छोड़ देगी, क्योंकि प्रॉफिट तो वही है. सो दैट्स बेसिकली द आइडिया व्हाट गवर्नमेंट डज इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो है इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पूरे देश का. दिस इज ऑल फॉर टुडे. If you have any questions, you can comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.